भारत एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। ये जापान से भी आगे निकल चुका है और हम दुनिया के 4th रिचेस्ट बन चुके हैं। मैं भी यही मानता था और मैंने जब अपने भांजे की स्कूल की फीस देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। साल का 5 लाख और वह सिर्फ 3 स्टैंडर्ड में है। देश का प्राइवेट एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अपना रेंट देखो, स्कूल में बच्चों की फीस देखो, मेडिकल देखो और मुंबई में घर खरीदने के लिए बस सपना देखो। लिसन टू दिस, मुंबई के रिचेस्ट 5% लोगों को भी घर खरीदने के लिए 109 साल तक उनको सेविंग करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, आज का मिडिल क्लास सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी दूर है पॉवर्टी से, एक हॉस्पिटलाइजेशन और सारी सेविंग खत्म। समथिंग इज नॉट राइट इंडिया। और देश का मिडिल क्लास बहुत गुस्से में है और ये सब नेताओं को भी पता है। नितिन गडकरी जी का खुद का बयान सुनिए। ही सेज इंडिया इज ए रिच कंट्री विद अ पुअर पॉपुलेशन। आज की वीडियो में हम मिडिल क्लास का दर्द को समझेंगे। हमने 10 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हर दिन महंगी होती जा रही हैं, जिनसे आपकी वॉलेट में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता जा रहा है। आज हम इस वीडियो के थ्रू बस प्रॉब्लम ही नहीं, उसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे इस सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट का सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन भी सामने आए और सरकार तक भी पहुंचे। और मुझे आपकी यानी मिडिल क्लास की जरूरत है, क्योंकि देश में जीना तो छोड़िए, मरना भी बहुत मुश्किल है। व्हाट डू आई मीन? आजकल महंगाई हर कोने से बढ़ रही है और सिर्फ 23% नहीं, डबल नंबर में खाना, पढ़ाई, दवाई, रहना, हर चीज महंगी होती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सोशल मीडिया ने हमें कन्विंस कर दिया है, अगर हमारे पास महंगी चीज नहीं है तो हम जिंदगी में फेल हैं। हम शो ऑफ पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन जब बात हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन की आती है तो हम सोचने लगते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा एंड आई वॉज शॉक्ड। दिल्ली के इस स्कूल में बाउंसर्स हायर किए गए हैं। क्यों? क्या कोई लफंगा घुसने की कोशिश कर रहा है? नहीं। क्या स्कूल के अंदर सिगरेट पाए गए हैं? नहीं, बस केवल फीस बढ़ी है और कुछ पेरेंट्स जो एक्स्ट्रा फीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो उनके बच्चों को एसी क्लासरूम में नहीं, नॉन एसी क्लासरूम में बैठाया गया और इसके लिए बाउंसर्स हायर किए गए थे। सोचिए उन बच्चों को अपने दोस्तों के सामने कितनी बेइज्जती हुई होगी। लेकिन पूरे मिडिल क्लास का यही हाल है। मिडिल क्लास को सरकार से बस सिर्फ एक मिडिल फिंगर मिलता है, क्योंकि हम कभी रास्ते में प्रोटेस्ट के नाम पर रास्ता जाम नहीं करते हैं, ना ही हम दंगे करते हैं और ना ही बसेस चलाते हैं। हम बर्न आउट की आग में खुद जल जाएंगे, महंगाई के बोझ तले अपनी पीठ तोड़वा लेंगे, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर पड़ने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने संजीव सान्यावाल का एक ट्वीट पढ़ा, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1.9 हो चुका है, यानी रिप्लेसमेंट रेट से कम। बेसिकली लॉजिक ये कहता है कि एक कपल के 2 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगी, 2 बच्चे और उनके 2 पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यंग इंडिया को बच्चे ही नहीं चाहिए, बिकॉज रेजिंग अ चाइल्ड इज एक्सपेंसिव। यह डेटा देखिए, बच्चे न पैदा करने का सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल लिमिटेशंस। पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे बड़ा कंट्रासेप्टिव महंगाई है। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड एजुकेशन अफोर्डेबल था। एक मराठी मीडियम स्कूल में गया था, तो हवेली से डाइस था। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1000 रुपए का डिपॉजिट किया था, जो 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे वापस भी मिल गया। हर सेमेस्टर में जो फीस होती थी वो होती थी केवल 250 रुपए और ऑप्शन पिकनिक अराउंड लगभग 500 रुपए तक होती थी। हम शहर के किसी बगल वाटर पार्क में खेलकर आ जाते थे। आई थिंक दैट्स इट। और ऐसा बेसिक स्कूल होने के बावजूद भी मुझे सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में ही कोचिंग लगाना पड़ा। मुझे याद है कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैंने 25 रुपए फीस भरी थी। आजकल कॉलेजों में तो छोड़ो, केजी के बच्चों की फीस लाखों में होती है। ये आर्टिकल देखिए जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस 5 साल में डबल हो गई। आजकल प्राइवेट स्कूल की फीस 60,000 से 2 लाख तो यूं ही पहुंच जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि 2 लाख में हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा होगा, तो इतना तो बच्चों के भविष्य के लिए हम कर ही सकते हैं। लेकिन यह पूरा सच कहाँ है? वन टाइम एडमिशन फीस 25,000, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5,000, बस की एनुअल फीस 1 लाख रुपए। ऐसा करते करते 2 लाख की ट्यूशन फीस और उसके 2-2.5 लाख का खर्चा यूं ही हो जाता है। और इतना करने के बाद भी 10th और 12th की क्लासेस लगाए बिना मार्क्स नहीं आते हैं, तो बेनिफिट ही क्या है इतनी फीस देने का? ये तो मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आके अपना दर्द शेयर कर सकते हो। एजुकेशन इन्फ्लेशन 11 से 12% हो रहा है। मतलब आज का जो कोर्स 5 लाख का है वो 10 साल बाद 14 लाख का हो जाएगा। एजुकेशन लोगों को बैंक करप्ट कर रहा है और साथ ही बच्चों पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। आजकल 99% लाना कोई काफी बड़ी बात नहीं है। हम नंबर्स के गुलाम हैं, पेरेंट्स फीस के नंबर के और बच्चे मार्क के नंबर के। यह एक सैड रियलिटी है और वह दिन दूर नहीं है जब बच्चों को केजी में एडमिशन दिलाने के लिए पेरेंट्स बैंक से लोन लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अच्छी सैलरी तो है नहीं, लेकिन सैलरी का 80% घर की ईएमआई पे जा रहा है। चैप्टर 2, घर का सपना, रोटी कपड़ा और मकान, इन्हें हम बेसिक्स कहते हैं। लेकिन आज की सच्चाई यह है, जिन शहरों में जॉब्स हैं वहां घर अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है, और जहां घर है वहां जॉब है क्या? घंटा। मुंबई जैसे शहरों में सिर्फ 2 टाइप के लोग ही घर अफोर्ड कर सकते हैं। एक है अल्ट्रा रिच और दूसरा अल्ट्रा पुअर। जो अल्ट्रा रिच हैं उनके पास बाप दादा का पैसा है, और जो दूसरे बहुत गरीब हैं वो रूल्स की चिंता नहीं करते हैं, दादागिरी करते हैं और एयरपोर्ट के बगल में एक लीगल खोली के ऊपर 3 मंजिल खड़ी करते हैं। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। बीच में पिसता है मिडिल क्लास। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था टॉप 5% लोग ही मुंबई में घर खरीदने के लिए 109 साल उन्हें सेविंग करनी पड़ेगी। यह कैलकुलेशन कैसे हुआ? सपोज करो एक बंदा 11 लाख रुपए कमाता है, उसमें से वह 3.5 लाख रुपए सेव करता है और इन्वेस्ट करता है। वह 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदना चाहता है, जिसमें उसके माँ बाप के लिए और उसकी वाइफ और उसके लिए एक कमरा और उसकी बच्चों के लिए एक कमरा हो। सेम फेयर आजकल ऐसे घरों की कीमत मुंबई में 3 से 3.5 करोड़ रुपए होगी, और जैसे ही हमारे बंदे की सैलरी बढ़ेगी उससे ज्यादा कई स्पीड में घर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। दैट इज कैरी। ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन बहुत ही एक्सट्रीम है, क्योंकि यह हाउसिंग लोन को कंसीडर नहीं करता है। जब आप 35 करोड़ का घर लेते हो तो पूरे के पूरे पैसे कोई अपनी जेब से नहीं देता है, हर कोई लोन लेता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन पॉइंट यह है कि लोगों की सैलरी और घरों के प्राइसेस, इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। आज जो भी यंग है वो अपना घर ले लेता है, या तो वो अपनी माँ बाप की मदद लेता है या तो वो बैंक से लोन लेता है, जो उसकी 80% सैलरी खा जाता है। चलो देखते हैं अलग अलग शहरों की एवरेज सैलरी कितनी है और उनसे उनके घरों के प्राइसेस कितने ज्यादा हैं। मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट का घर 3 करोड़ तक आता है, लेकिन यहाँ पर एवरेज सैलरी सिर्फ 5.2 लैक्स होती है। मतलब घर के प्राइसेस इनकम से 58 गुना ज्यादा। दुनिया के दूसरे शहरों में कंपेयर करें तो टोक्यो में घर 5.2 करोड़ में होगा, लेकिन आपकी सैलरी का 16 गुना। न्यूयॉर्क में घर 6.8 करोड़, लेकिन सैलरी का 10 गुना। और लंदन में सैलरी का 8 गुना और पेरिस में 10 गुना। मुंबई में घर महंगे हैं या तो सब जानते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि इतने पैसे होने के बावजूद भी मुंबई शहर को वर्ल्ड क्लास बनाने का एफर्ट कोई नहीं लेता है। रास्ते खुले हुए ही रहते, मानो टेंचेस बनाए गए हैं और इनको घुसकर पाकिस्तान से लड़ना है। रोज 2 घंटे ट्रैफिक में सफर करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल खराब है। रिक्शा वालों की ना सुनकर कान पक चुके हैं। ज्यादा प्राइस प्रॉब्लम नहीं है बॉस, प्राइस देने के बाद भी थोड़ी सी इज्जत के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। प्रॉब्लम भी है और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारी सेहत पर भी पड़ता है। चैप्टर 3, बीमार मत रहो। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हिटिंग अस हेल्थ। इंडिया में बीमार होना सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन चुका है। एक हॉस्पिटल विजिट आपकी सारी सेविंग वाइप आउट। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 14% है, टर्नल इन्फ्लेशन से 3 गुना ज्यादा।
अर्बन इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन के कास्ट पिछले 10 सालों में 1176% बढ़ चुके हैं और कई लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता है। तो भारत में 50% से भी ज्यादा बिल आपके पॉकेट से पे किए जाते हैं। कोविड के बाद आईसीयू के बेड, प्राइवेट रूम सीधा 2 to 3 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं और यह सब इसलिए होता है क्योंकि भारत में 70% हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। एक साइड पे भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है। हमारे देश में हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी है कि डिसीजेस से लड़ने के लिए हमारे पास फंड भी नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, लेकिन कोई इलनेस को पिल्स से ट्रीट करना भी काफी महंगा होता है। कई लोग हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को अवॉइड करके आउट ऑफ पॉकेट खर्चा करते हैं, फार्मेसी से दवाई लेते हैं ताकि उन्हें काम का एक दिन भी मिस ना करना पड़े। भारत में पब्लिक हेल्थ केयर पे बहुत कम फोकस किया जाता है क्योंकि आपके शहर में पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन किसी भी स्टेट को हॉस्पिटल इंप्रूव करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है बस फ्री। और यह किसी एक स्टेट और एक पार्टी की बात नहीं है, सभी ने यह फार्मूला क्रैक किया है। पहले ओट्स के लिए बिरयानी दी जाती थी, अब कोई मुफ्त में बिजली देता है तो कोई मुफ्त में फॉरेन एजुकेशन। लेकिन हम यह नहीं समझते हैं कि यह पैसा अगर स्कूल बनाने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने में या हॉस्पिटल बनाने में यूज होगा तो देश में जीना आसान हो जाएगा। चैप्टर 4 सोल्यूशन IUC। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। आज हमने 3 टाइप के इन्फ्लेशन की बात की है, एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ केयर। चलिए अब हम सोचते हैं इन्हें बेहतर कैसे बनाएं। एजुकेशन से शुरुआत करते हैं। पिछले 20 सालों में भारत ने लिटरेसी को बढ़ाने पर फोकस किया जिससे हर कोई पढ़ना सीखे, लेकिन अब हमारा टारगेट सिर्फ लिटरेसी बढ़ाना नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन भी होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो साफ नहीं होते हैं, बेसिक्स की मारा मारी है। फीस देने के बजाय वो सारे पैसे टीचर्स और एजुकेशन को सुधारने में लगाओ। देश नंबर 4 से नंबर 3 पर 10 सालों में बन गया। और एजुकेशन के बारे में मेरा एक सवाल पेरेंट्स से भी है। मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे एजुकेशन में कोई कमी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अटेंशन दिया, मेरी पढ़ाई करने में मदद की, वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे मैं ग्रो हो पाऊँ। एजुकेशन बीइंग्स एट होम एंड आई वाज लकी टू हैव द पेरेंट्स दैट अंडरस्टैंड दिस। आज हमें यह सोचना ही होगा कि क्या हमें इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को डालना क्या सेफ रहेगा? क्या हमें इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को डालना एक सही ऑप्शन है, या फिर हम प्योर प्रेशर के अंदर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? इसमें ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि इस स्कूल में फीस ज्यादा है, उस स्कूल में बच्चे को डाल दें, आप उसके एजुकेशन को आउटसोर्स कर देते हो, आपकी जिम्मेदारी खत्म। इस एटीट्यूड की वजह से पेरेंट्स कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हैं, तो डिमांड बहुत हाई है। अगर डिमांड हाई है तो स्कूल की फीस तो बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं होता बॉस, बच्चा आपका है, आपने पैदा किया है तो उसको पालना, उसको पोसना आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल आपको सही राह दिखा सकता है, एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेकिन आगे आपको ही बढ़ाना है। दूसरी बात हाउसिंग की। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में ओवर सैचुरेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सरकार दूसरे शहरों की जैसे डेवलपमेंट करती ही नहीं है। जब तक हम टियर 2 सिटीज इंदौर, सूरत, नागपुर, कोटम्बूर या लखनऊ में क्वालिटी जॉब्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं बनाएंगे तब तक बर्डन ही रहेंगे। इमेजिन करो अगर आप ग्रेजुएट को अपने ही शहर में स्टार्टअप या MSc जॉब मिल जाए, ना रिलोकेशन का स्ट्रेस, ना रेंट का बर्डन, ना ही उन्हें मुंबई जाकर 30,000 रेंट देना टू स्टे इन ए रियली एनी प्लेस। भारत को अगर स्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो हमें मेट्रो से ज्यादा मिड साइड सिटीज पर ध्यान देना होगा। उसी से हमारा रियल फ्यूचर अनलॉक होगा, जहां लोग अपने घर के पास ग्रो कर सके। इससे सबका फायदा होगा। प्लस एग्जिस्टिंग शहरों में रोज से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा ताकि लोग ऑफिस के पास नहीं, दूर से भी ऑफिस सेफली पहुंच जाएं।
यह आज की जरूरत है। वेस्टर्न देशों में शहरों के सेंटर में सिर्फ ऑफिसेस होते हैं। लोग शहरों के बाहर रहते हैं जहाँ की हवा साफ होती है, घर के लिए जगह होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने की वजह से दूर से भी ट्रेवल किया जा सकता है। शहरों में घर के प्राइसेस कम करने के लिए हमें शहरों के बाहर जो घर हैं उन्हें प्रैक्टिकल बनाना होगा। डू यू थिंक ऑफ दिस आइडियाज? ऐसे कौन से टीयर 2, टीयर 3 सिटीज हैं इनके डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना चाहिए? एक कमेंट में बताएं। भारत के बहुत सारे शहर हॉरिजॉन्टल शहर हैं। इन मेट्रो सिटीज में भी स्काई स्क्रैपर्स कम हैं। ऐसा क्यों? FSI की वजह से। FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मानो आपके पास 30,000 स्क्वायर फीट का लैंड है तो उस पर आप कितना बड़ा घर बना सकते हो। अगर FSI 1 है तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही घर बना सकते हो। अगर SFI 2 है तो ग्राउंड प्लस 1 यानी 6,000 स्क्वायर फीट का घर। हायर FIC मीन्स हायर फ्लोर्स। मुंबई में एवरेज FSI 0.33 है, टोक्यो में वही 10 to 15 है और न्यूयॉर्क में तो 15 to 18 है। इसलिए न्यूयॉर्क में आप आराम से 60-70 की मंजिलों की बिल्डिंग देखते हैं, जो मुंबई में सिर्फ गिने चुने हैं। जहां भी पॉलिटिक्स का एक रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हर एरिया में SI बढ़ाया जाए तो जो लोग इलीगल झुग्गियों में रहते हैं वो अपनी झुग्गी को डुप्लेक्स लीगली बना लेंगे और फिर जब वहां पर कोई बिल्डर की जगह खरीद कर लीगल घर बनाने जाएगा तो उसे उन लोगों को डबल जगह देनी पड़ेगी। यानी वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं रातों रात मिलियनर बन जाएंगे। दिस इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। फोकस करो यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ही नहीं। लास्टली हेल्थ केयर, बिलीव प्रिवेंशन पे बिल्स, सारी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उनके बारे में ख्याली सियासत बनाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उस चीज पर बात करने से जो हमारे कंट्रोल में है। दैट इज ओवर लाइफ स्टाइल। सबसे पहला स्टेप है अपना लाइफ स्टाइल सही करो। हर दिन थोड़ा चलना और एक्टिव रहना, फास्ट फूड और शुगर ड्रिंक से दूर रहना, नींद पूरी लेना या मेट्रो सिटीज ओवर, यह सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं पर लॉन्ग टर्म में ये गेम को चेंज कर देती है। ब्लड टेस्ट, BP, शुगर लेवल, विटामिन D सब अर्ली मॉर्निंग देते हैं। कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उसे टाइम पर पकड़ना पॉसिबल हो जाता है। और तीसरा सबसे इगार्ड स्टेप, स्ट्रेस से इम्यूनिटी गिरती है और स्ट्रेस ही डायबिटीज इवन हार्ट प्रॉब्लम का रूट काज बन सकता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिर्फ किसी से खुलकर बात करना भी प्रिवेंशन का पार्ट है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी महंगाई का असली चेहरा दिखाइए कि बढ़ती हुई महंगाई में को सलूशन दिखाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।